लेकिन फिर भी मैं अगर बताऊं शुरू करूं तो डॉक्टर जयशंकर से हम स्टार्ट करते हैं। सर बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ आज क्लोजिंग थी और उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने सम अप किया ओरिजिनली अपनी पूरी साल की जो एक्टिविटीज हैं, अपनी अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने उसको डिस्कस किया है। और यही मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है यही एक ऑब्जेक्टिव होता है। बल्कि ना सिर्फ आज उनकी दो एक्टिविटीज थी, एक तो उन्होंने यहाँ पे स्पीच दी है, दूसरा उन्होंने फॉरेन रिलेशन जो एक डिपार्टमेंट है काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसमें आज उन्होंने बातचीत की, सवाल लिए जर्नलिस्टों के, उसमें भी उन्होंने बात की। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो आज खिताब था कुछ थोड़े घंटे पहले, उसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने ग्लोबल साउथ की फिर बात की, उन्होंने भारत का बार बार भारत का उन्होंने इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय भारत को इस्तेमाल किया। फिर दूसरा उन्होंने विश्वामित्रा की बात की, उन्होंने I2U2 की बात की, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, क्वाड की बात की। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उन्होंने बताई कि 450 मिलियन लोगों को उन्होंने भारत ने गुर्बत से ऊपर लिया है। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता इस चीज का, अफसोस होता है, दुख होता है, मेरी मादरे मिलत है, वहां पे 9 करोड़ लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हैं, यहाँ 450 मिलियन गुर्बत से ऊपर आ चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई, उसके बारे में बात की उन्होंने और हकीकत मैं इस पे बात कर चुका हूं कि किस तरीके से वो चाइना को अपना घेरा तंग कर रहे हैं जी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट थे चाइना के, और उस वहां कमी महसूस हो रही थी वेस्टर्न अमेरिका को भी, भारत को भी। फिर उस जो अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप, फिर उन्होंने जो ट्रेड नया वो जो ट्रेड रूट है जिसके बारे में वो शिपिंग और कॉरिडोर जो बनाया है उसके बारे में उन्होंने बात की। बिलखसूस उन्होंने कोविड के बारे में बात की। भारत की अचीवमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने जो इस चीज का बात की जो मुझे बहुत पसंद थी कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जहां भी दुनिया में कोई खुदाई एक आती है, लोगों के ऊपर अजाब आता है, जो भी मुश्किलात आती है, किस तरीके से भारत वहां पहले अचीव जाता है। तुर्की की मिसाल उन्होंने दी, अफ्रीका की कई कंट्रीज की मिसाल दी। मैं समझता हूँ बस रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं सारी, और इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है। मैं समझता हूँ पिछला साल और ये 2023 जो है, 2022 और 2023 ये भारत का साल था, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, 5वीं बड़े एक पॉपुलस कंट्री है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अचीवमेंट्स हैं इसका क्रेडिट जो आ जाता है वो डेफिनेटली मोदी साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं इसको। और मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर किस तरीके से कंट्रीज ग्रो करते हैं, ये आने वाले कई सालों तक लोग इस पे रिसर्च करते रहेंगे, किताबें लिखते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। काश मेरा मुल्क जो है, मेरे लोग जो है, जो मैं समझता हूँ वो भी इन चीजों को फॉलो करें और नफरतें कदूरतों की बजाय 76 साल ये किया है, अब कोशिश करें हार्मनी और पीस और प्यार के साथ भी कोशिश करें, अगर चीजें अकम्प्लिश हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, खैर डॉक्टर जयशंकर से तो जो उम्मीद थी उन्होंने बिल्कुल वही पूरी करके दिखाई और एक जबरदस्त किस्म का उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर गए थे उनके खिताब को आप कैसे देखते हैं? देखें, एक तो कॉमन सेंस की बात करना चाहूंगा आपका मैं, बल्कि इसके रिटर्न में आपसे एक क्वेश्चन पूछना, आपसे और आपके देखने वालों को, क्या एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था जिसके पास मैंडेट मौजूद ना हो, जो इलेक्टेड ना हो, और जिसके कंट्री के हालात ये हों कि 9 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हों, जहां पे आप गैस के लिए टेंडर दें तो कोई भी कंपनी टेंडर ही ना देते, क्या? क्योंकि आपके पास डॉलर मौजूद नहीं है। आपके तैयारों के जहाज लीज पे थे, वो जहाज के लीज की पेमेंट आप नहीं दे चुके, आधी पीआई ग्राउंडेड है। इन सर्कमस्टांसेस में आपके प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस में। पहला मेरा सवाल ये है। खिताब बात की बात है ना, खिताब तो चलो उन्होंने करना ही था, फोटो खिंचानी थी, एक हिस्ट्री बनानी थी कि मैं भी आया हूं यहाँ पे, लेकिन इसकी जरूरत थी अगर मुझे देखा जाए। फिर खिताब उन्होंने किया, यहाँ पे उन्होंने कुछ इंटरव्यू कैंसिल किए, कुछ दिए उन्होंने जो उनका 2-4 चीजें जो मेरी नजर में आई हैं, IMF ने पता नहीं या डांट पिलाई है या उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अमीरों से टैक्स लेके गरीबों तक को दें। मुझे तो ये जोक ही लगता है, क्योंकि IMF को नहीं पता कि ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा टैक्स कलेक्शन, कोई नहीं देता, क्योंकि सारे अमीर हैं और लूटने वाले भी सारे अमीर हैं, रूलिंग एलीट है, कौन देता टैक्स में? लेके दिखाए ना उनसे। और मैं आज जर्नलिस्ट के साथ बैठा था, किसी ने जब पाकिस्तानी 4 जर्नलिस्ट थे वहां बैठे, तो किसी ने पूछा है कि आपके ऊपर तो खुद नैब का केस है, तो सुना है कि उन्होंने बड़ा माइंड किया इस चीज को, लेकिन मुझे अफसोस है इस चीज का। फिर जो काकड़ साहब ने किसी इंटरव्यू में जाते दफा ये भी एक तोहफा दे दिया है कि हम चाइना के इजराइल हैं। काश आप कभी चाइना के इजराइल होते। आप हर उस मुल्क के इजराइल हैं जहां से डॉलर मिलते हैं। आज अगर भारत आपको डॉलर दे दे तो आप उसके इजराइल बन जाएंगे, क्योंकि आप देखें जरा 76 साल आपका पैसा कहां गया है। मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान भी तरक्की में कम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तरक्की नहीं हुई, सारी तरक्की जो हुई है
वो लंदन में, वो दुबई में, वो टोरंटो में हुई है। मैंने आपको अर्ज की थी, आप 1/3 हिस्सा है भारत का, लेकिन स्विस बैंकों में आपके करप्शन के पैसे उनसे ज्यादा है। ये तरक्की नहीं है तो और क्या है? ये तरक्की है भाई। जो लूटने वाले हैं तो पाकिस्तानी ही ना, सिटीजनशिप मुल्कों की रखते हैं वो, लेकिन जीना मरना तो एज ए पाकिस्तानी होगा ना। पाकिस्तान के अंदर ना सही तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तरक्की आपने भी बहुत किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की। लेकिन दौरा क्या होना था, मैंने जिस तरह आपको बताया कि दौरा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, पहला तो मेरा ये क्वेश्चन ही है। दूसरा ये है कि इनका कंपैरिजन अब बनता नहीं है। आपका कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, बल्कि वो तो अब उनका, उन्होंने भी आपको जवाब दे दिया। आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक वो भी उड़ाते हैं। बहसीत इंसान आपको 25 करोड़ लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा माजी क्या था, हमारा हाल क्या है, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। आज आप जो सर्कमस्टांसेस में बता देता हूं, आपके आज के सर्कमस्टांसेस बता देता हूं। नवाज शरीफ साहब के बारे में मुफ्ती साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर उनको अदालतों ने जमानत ना दी तो जेल जाना हो। वो जेल नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं मेरा बेनजीर जैसा इस्तकबाल हो, मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरूं तो वहां पे 50 करोड़ लोग खड़े हो। वो किस तरह हो सकता है भाई? फिर किसी ने उनको बताया भाई आपने किए कुछ नहीं, लोग क्यों आएंगे? उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कभी हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट, हमारा जो बयानिया इमरान खान ने चोरी किया था वही अडॉप्ट करेंगे। उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया, जनरल फैज के ऊपर आर्टिकल 6, बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6, 4 जजों के ऊपर आर्टिकल 6। अब वो ये बेचेंगे चूरन, कौम को कहेंगे कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया था, अब हम इनके पीछे जाएंगे। अब लोग ये चूरन लेते हैं या नहीं लेते, ये कौम पे है। दूसरा क्या है, पीटीआई और पीपल्स पार्टी नजदीक हो रहे हैं, वो एक दूसरे के लबी डबी होने के चक्कर में। फिर जब भी सियासतदानों को एहतसाब नजर आता है वो इलेक्शन की तरफ भागते हैं। बिल्कुल। और लेकिन ये सारा जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं आपको इकोनॉमी की आवाज लगती सुनाई दी है? किसी ने कहा हो नहीं मुल्क के बारे में बात करें, आप मुल्क बचाएं। तो सर ये जो गए थे प्राइम मिनिस्टर, ये भी तो जाके यूनाइटेड नेशन में कोई ढंग की बात कर सकते थे पाकिस्तान के लिए कि हमें यहाँ पे इकोनॉमी का, लेकिन सर वहां जाके वो कश्मीर ही करके आए। उन्होंने तो सिर्फ यही बात नहीं, कश्मीर का भी उन्होंने, वो तो फिर उसके बगैर तो फिर वो टिकट भी तो लेना था ना, किसी ने जो भेजा वहां तो उन्होंने तो यही कहना था कि कश्मीर की बात करना जाके वहां। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप, मेरा ये ख्वाहिश है कि आपके लीडर जाते हैं जहां बाहर कहीं जाते, कहीं भी जाए, क्या बात करेंगे? ना लेने के लिए है ना देने के लिए कुछ। दे तो आपके देने के लिए कुछ भी नहीं, लेने के लिए डॉलर नहीं है कुछ भी। अब खैरात कितनी मांगेंगे, कहां से मांगेंगे भाई? सर फिर इतना बड़ा टब्बर लेके क्यों गए है? उसमें मीडिया के लोग भी थे, जो इनके फेवरेट मीडिया है वो मैं कहता हूं आरजू, आपके अफसरान के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, बाहर ना जाए, मीटिंगें सारी जूम पर होनी चाहिए। बल्कि जो अफसरान को यहाँ पे आप कहते हैं पढ़ाने के लिए भेजना है, उनको ऑनलाइन डिग्रियां कराएं, कायदे आजम पंजाब यूनिवर्सिटी से उनको डिग्रियां लेकर दें। खुदा रहा ये जुर्म बंद करें। मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट हैंड बता रहा हूं, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जितने यहां आके सरकारी अफसर पढ़ के गए हैं, वो जिस्म अपना लेकर गए हैं, दिमाग और दिल यहीं छोड़ गए हैं। उन्होंने जाके करप्शन की नई बुलंदियां उन्होंने तय की। वो निशानियां लगा जाते हैं मकानों के ऊपर यहाँ पे कि हमने बच्चे यहां लेकर आने हैं। वो सिर्फ फिजिकली जाते हैं, दिल दिमाग यहां छोड़ जाते हैं। खुदारा अपने ये जो ब्रिटिश जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, इनको यहां ना भेजा करो। इनको पाकिस्तान में ऑनलाइन डिग्रियां ले दो। जो पहले पढ़ के गए हैं हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड से, उन्होंने क्या किया वहां पे जाके? वो मनी लॉन्ड्रिंग सीख कर जाते हैं, यहां से फ्रॉड सीख कर जाते हैं, और क्या सीख कर जाते हैं। आज मैं आपको मिसाल बताता हूं तरक्की किस तरह कौमें करती हैं। अगली बात मैं ये आपके इन्हीं पे करना चाहता हूं। आज की खबर है कि 90,000 स्टूडेंटों को वीजा दिया गया है अमेरिका का, इंग्लैंड, भारत से। और जो वहां का जो एरिक, उसका नाम है एरिक गार्सिटी, जो अमेरिकन एम्बेसडर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाकर उसके खड़े होकर जो स्पीच दी है, मैं जरा उसको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 90,000 वीजा सिर्फ जून से लेकर अगस्त तक दिया है। हमारा टारगेट, उन्होंने कहा 1 मिलियन वीजा देना है भारतीय स्टूडेंट। और उन्होंने कहा कि हमारा जो विजिट वीजे का वेट टाइम है वो 50% कम कर दिया है। 2 नए कौंसल जनरल खोले जा रहे हैं भारत के अंदर, बेंगलोर के अंदर और अहमदाबाद के अंदर। और अमेरिका के अंदर भारत 2 नए अपने कौंसल जनरल खोले। तो आप कहते हैं कंपेयर करें, इनसे बात करें। किस चीज की बात करें भाई? लूटना बंद करोगे तो कॉमन की बात करें, तरक्की की बात करेंगे। लूट रहे हो, अपने मुल्क को खा रहे हो यार, कूद कूद के। सर वो तो फॉरेन मिनिस्टर जो गए अभी, केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर, वो भी और प्राइम मिनिस्टर भी एक तरफ बुरा भला कहते हैं भारत को, दूसरी तरफ कहते हैं हम तो बात करना चाहते हैं। और ये फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी कहानियां सुनाई जी। भाई IMF से पैकेज भी तो, अगली किस्त भी तो लेनी है ना। उनको देखना है, बताना कितने अमन पसंद है। भाई हम तो भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। साथ में शाल मलिक जो है अपनी कैबिनेट में रख लिए। यासीन मलिक की हिस्ट्री नहीं पता किसी को क्या है। आप एक कदम आगे जाने की बजाय, एक कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे चले जाते हैं फिर साथ ही। तो इस तरह तो अमन नहीं होता ना। अमन की बात तो करके देखें, अमन के मतलब स्पेलिंग तो समझें पहले। लेकिन तो सर साथ साथ तो ये वो खालिस्तान के लोगों को भी ये सपोर्ट करते जा रहे हैं कि सारे टीवी चैनल्स पे वाहवाही हो रही है और इंडिया को बुरा भला कह रहे हैं।
आरजू मैं क्या बताऊं, मैंने आपको कहा है कि ये दौर जो है जंगों का, खराबियों का दौर नहीं है, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। पता नहीं ये मेरे लोगों को इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही है। हाँ, उसमें मुझे जो नजर आता है वो सिर्फ यही वजह है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना है, मुल्क को तबाह करना है, हर 10 साल के बाद जहाद का टीका लगाना है। पता नहीं क्या ये इनका मंसूबा है, पता नहीं इनको समझ नहीं आ रही है कि इसमें से निकलेगा कुछ नहीं सर निकलेगा। अपने बच्चों को तो जिहाद में नहीं भेजना ना, दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे भेजना। तो ना ना ना, मेरे अमीरुल मोमिनीन ने कहा था मेरे बच्चे तो सेफ ही नहीं है पाकिस्तान को विजिट करें, तो दूसरे के बच्चों को तो जेलों में डलवा दिए तुमने। दूसरे बच्चों को कहते हो गोलियां खाओ बाहर निकल के, और खुद आपके अमीरुल मोमिनीन इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि मेरे बच्चों के लिए सेफ नहीं है कि पाकिस्तान विजिट करें। और दूसरा मैं क्वेश्चन करता हूं आपके इतने लौंडे लफाड़े हैं, और देखो यार ये जलसों में तुम्हारे जो लीडरान ऊपर तकरीर करते हैं, इनके बच्चा किसी का पाकिस्तान में है, इनका कोई बच्चा जलसे में होता है? जिस जलसे में खड़े होते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें वहां जाने से पहले? और वो माँ बाप पता नहीं किस तरह बच्चों को भेज देते हैं, जवान लड़कियां भेज देते हैं जलसों में डांस करने के लिए। पता नहीं क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पूछे तो इस्लाम नहीं खत्म होता, जिहाद नहीं खत्म होता, ऊपर चढ़ के गाने गा रहे, बच्चियां डांस कर रही, नीचे नशे कर रहे हैं बच्चे, सामने बात जिहाद की हो रही है। ये किस किस्म का इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं भाई? ये तो समझ से बाहर है, समझ से बाहर। मैं तो लेकिन सर हर गलत चीज में जो है ये साथ ऐसे भी देते हैं कि जहां पे इन्हें भारत के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए था वहां पे ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर कनाडा में आपने देखा कि उनके जो एक और मिनिस्टर थे, बल्कि स्पीकर थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। वो तो मैंने बताया ना, एंथनी रोका साहब जो है, बल्कि मैं इसी पे बात करना चाह रहा था कि एंथनी रोका ने रिजाइन किया है, स्पीकर ने, अब से कुछ घंटे पहले, क्योंकि उन्होंने 18 साल का एक जो पारो स्लावो होंका यूगोस्लाविया का जो नाजी था उसको बुला के जब उन्होंने उसको तालियां बजाई, इस्तकबाल किया, बाद में पता चला वो तो नाजी था। इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है, क्योंकि ये बुला लेते हैं लोगों को, या जो भी रिसर्च करते हैं अपना होमवर्क नहीं करते, बस खामखा खड़े होकर अपने असेंबली के अंदर तकरीरें कर देते हैं, लोगों को बुला लेते हैं, होमवर्क नहीं करते, पहले रिसर्च नहीं करते। तो इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है। जो जस्टिन ट्रूडो साहब का तो फ्यूचर इज ओवर, वो तो ही वोंट बी एबल टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर अगेन। और दूसरा जो नया लीडर आगे आएगा उसका सबसे पहला क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या होगा कि कनाडा का एतमाद बहाल करे। भाई दुनिया में तो इस वक्त यही समझा जा रहा है कि आप टेररिस्टों को वहां रखते हैं। आज श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है, और वो बात बिल्कुल ठीक है। ये तामिल टाइगर के जो तामिल मूवमेंट के जितने जो टेररिस्ट थे उनको भी वहीं पनाह मिलती थी जाके। और इस वक्त दुनिया में मशहूर है कि कनाडा पॉलिटिकल असाइलम में सबसे आगे है, बगैर किसी रिसर्च किए फॉरेन लोगों को दे देता पॉलिटिकल असाइलम। ये तो फ्रॉड हो रहा है पूरी दुनिया में। इस वक्त कनाडा जो है उसको अपने कनाडा के हालात वैसे जाती तौर पर इकोनॉमिकली बहुत खराब हो चुके हैं। लोग कनाडा को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पाकिस्तानी तो बेचारे कहां भाग कर जाएंगे, वो तो एक को कहते हैं ना यहां से निकलेंगे तो वहां गिरेंगे, वो इससे भी बदतर है। लेकिन भारतीय वापस जा रहे हैं इस वक्त, जो ट्रक ड्राइवर हैं और कई कारोबारी हैं। कोविड के बाद कनाडा दोबारा अपने पांव पे खड़े नहीं हो सका, लेकिन वहां पॉलिटिकल टर्मोइल, जिस तरह इकोनॉमिकल टर्मोइल आ चुकी है, इसी तरह पॉलिटिकल हालात सख्त खराब हैं। अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसको दुनिया के अंदर अपने कनाडा की गुडविल दोबारा बहाल करनी होगी। इस वक्त उनके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अब दुनिया आइसोलेशन में जा चुके हैं। कोशिश की उन्होंने अमेरिका बरतानिया को साथ लेने की, अपने I5 कंट्रीज को साथ लेने की, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आज उनका केस जो स्पीकर के रिजाइन के बाद एंथनी रोका उसका नाम है, मजीद कमजोर हो चुका है। अब उनको मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो साहब तो फारिग हैं, अब आगे देखेंगे आने वाला कौन आता है। और आज वो स्पीच, वो उनके कंजर्वेटिव पार्टी वहां पे स्पीचें भी दे रही है, सारा कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल में दे विल बी कमिंग इनटू द पावर इन द फ्यूचर। आई होप दे कैन लेकिन सर जिस तरह की क्लिप्स आ रही हैं, वीडियो क्लिप्स आ रही हैं सोशल मीडिया पे, वो तो बहुत खराब है, जिसमें इन्होंने परमिशन दे दी है कैनेडियन गवर्नमेंट ने कि एम्बेसी के सामने भी प्रोटेस्ट हो सकता है, लोग फ्लैग को भी जला रहे हैं। मोदी जी के जो है प्राइम मिनिस्टर जो है भारत के, उनके भी जो है पिक्चर्स वगैरह लगा के उस पर भी काफी बदतमीजी हो रही है, लेकिन कोई रोक नहीं रहा। लेकिन हमारे मीडिया में ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका या व्हाइट हाउस ने भी ये कहा है कि जो वहां पर सिख कम्युनिटी रहती है अमेरिका में, वो एहतियात करें, उनकी किसी की जान को खतरा हो सकता है। इस किस्म की बात हुई है क्या? नहीं, देखें, वो जो अब मैं बताना चाहता हूँ कितने परसेंट लोग जो है वो सिख ये चाहते हैं। ये खालिस्तान की बातें हो रही हैं आगे पीछे, बहुत ही थिन माइनॉरिटी, बहुत थिन माइनॉरिटी। इनसे अगर देखा जाए, इससे आप अगर एक इस लेंस से देखें सिखों को, तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक थिन माइनॉरिटी है जो खालिस्तान के हक में ज्यादा ये सब कुछ करते हैं। सिखों के अंदर से उनकी लीडरशिप जो है वो उन्होंने भी डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि हम अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर हम एक फैमिली की तरह सारे रहते हैं। अगर देखा जाए, मेरी अपनी एसोसिएशन के अंदर आरजू, मेरे आधे दोस्त सिख हैं, मेरे आधे दोस्त हिंदू हैं। हम इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा के साथ जो है एक दूसरे के साथ इस तरह नहीं करते, ना होगा ऐसे, आप देखेंगे। ना ही कनाडा में इस तरह होगा, ना ही अमेरिका में ऐसा होगा। बिल्कुल गलत बात है अगर देखा जाए, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं हमारे ऊपर वो इस तरह का वो लेबल नहीं होता। यहाँ पे हम समझते हैं कि मजहब आपका एक जाती चीज है, आप उसके साथ, हम उसको आगे रख के उसकी बेस पर रिलेशनशिप नहीं बनाते।
मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मैं मंदिरों में भी जाता हूँ अपने हिंदू दोस्तों के जो उनके त्योहार होते हैं उनके साथ, उनके दिवाली में और बैसाखी पे गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, चर्चों में भी जाता हूँ, सिनेगॉग्स में जाता हूँ। बल्कि मैं तो सबसे बड़ी बात है, मेरे तो ज्यूज बहुत दोस्त है। मेरे जिम के अंदर मैं जाता हूँ तो मेरे डेली बेस पे ज्यूज मेरे बहुत अच्छे दोस्त, कई फैमिलीज के साथ हमारी फैमिली रिलेशनशिप है। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल उन चीजों की तरह नहीं रहते, हम इंसानों की तरह रहते हैं। क्या बिल्कुल। रहना चाहिए। मजहब आपका जाती आपकी चीज है। आप खुदा कहें, ईश्वर कहें, वाहे गुरु कहें, आप जीसस क्राइस्ट कहें, जो करें आपका जाती मसला है। मेरा आपके अच्छा इंसान होने के बेस पे रिलेशन। देखिए आरज़ू, हम पैदा होते हैं बहसीते इंसान पैदा होते हैं, नाम और मजहब बाद में दिया जाता है। बिल्कुल। तो आप पहले रिश्ते को छोड़ के दूसरी चीजों पे फोकस करेंगे तो फिर आप में कोई खराबी है मेरे ख्याल में। आपको बहसीत इंसानियत, इंसान एक दूसरे से प्यार करना जरूरी है मेरे ख्याल में। और दिस इज व्हाट वी डू हियर। और उसमें मैं नहीं समझता कई डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अगर कोई इस तरह के कोई इक्का दुक्का हादसा हो तो उसकी सोचा जा सकता है, वरना अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर भी मैं नहीं समझता कि इस तरह के हालात खराब हों। मेरे दोस्त हैं, जो कई दोस्त हैं, बल्कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो खुद डॉक्टर हैं, उनकी बीवी भी डॉक्टर हैं, उनके सारे क्लाइंट्स जो हैं वो सारे हिंदू और सिख हैं और सबको पता है इस बात का। और वो कहते हैं कि वी लिव लाइक अ फैमिली। मैं हमेशा उनको अपने बहन भाइयों की तरह ट्रीट करता हूँ। और बिल्कुल इसी तरह मैं खुद यहाँ पे, मुझे इतने साल हो गए, मेरे कई एम्प्लॉइज हिंदू हैं, मेरे कई एम्प्लॉइज जो है सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूज हैं, हम सारे इकट्ठे रहते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये, लेकिन ये एक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो होता है, जहाँ मजहब एक कारोबार है और उसको बेचा जाता है, वहीं पे सोचा जा सकता है कि आप छोटी छोटी बातों के साथ आप उस पर इतने इमोशनल हो जाएं। मैं तो समझता हूँ कई दफा, मैं एक छोटी सी बात, आखिरी पॉइंट ये कहना चाहूंगा। आपको बताया था मेरे भाइयों जैसा सरदार है, सिख है वो। किसी ने एक दिन क्वेश्चन किया, उसने कहा तुम्हारा अगर 1 मिनट के लिए तुम 1947 में चले जाओ तो तुम पाकिस्तान से, तुम्हारा, उसका नाम जसदीप है, तो जसदीप अगर कहे यार पाकिस्तान से हालात बड़े खराब हो गए तो मैं जा रहा हूँ भारत, मैंने उसको कहा था यार मैं जसदीप को रख लेता पाकिस्तान में, अगर ये जिद करता तो मैं इसके साथ भारत चला जाता। मेरा ये जवाब था उसको। तो ये जो 1947 में मैंने यहाँ आके 1947 का दर्द महसूस किया यहाँ आके, जो वहां हुआ था, क्योंकि मेरी एंसेस्ट्री तो लोकल थी पाकिस्तान से। लेकिन जब मैं जसदीप के जरिए, जब मैंने उसके लेंस से देखा है तो बड़ी तकलीफ दे प्रोसेस था। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन पिंडी से थे वो, दे वर एजुकेटेड, दे वर वेरी वेल टू डू। और जो उनके वाले साहब को मैं डैडी कहता था, तो वो मुझे जो स्टोरियां सुनाते थे, मैं बड़ा, मेरे लिए इमोशनल हो जाता था। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि हम अपनी कम्युनिटीज में वो इस तरह 1947 या इस तरह की चीजें दोबारा नहीं देखना चाहते, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सर अगर हम बात करें आखिर में, ये जो MBS हैं, इनकी सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ टर्म्स बेहतर करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान भी करेगा? ये बात जैसे पाकिस्तान में फैली है तो कई लोग उठ के कि नहीं नहीं जी, बड़ी इनकी गैरत जाग गई, पता नहीं कौन सी गैरत है जो इजराइल पे उठ जाती है, तो सब बुरा भला कहना शुरू हो गए। आपके पास कोई चॉइस है? आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आज आपको सऊदी अरेबिया सुबह फोन करे कि शाम तक इजराइल को एक्सेप्ट करो, तो आपके पास क्या चॉइस है? वो अगर करना चाहिए। नहीं, मुझे एक छोटी आज वो कहे कि हाँ अच्छा भाई आपने इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करना, तो शाम को हमारे पैसे जो आप वापस कर दें, फिर क्या करेंगे? इसका भी जवाब दे दें। दूसरा, जाती तौर पर मैं समझता हूं कि इजराइल के साथ टेरिटोरियल प्रॉब्लम है, रिलीजियस प्रॉब्लम नहीं है। टेरिटोरियल प्रॉब्लम है, वो टेरिटोरियल बेसिस के ऊपर उनका और फलस्तीन का आपस में इशू है। आपने हमेशा उसको एज ए पॉलिटिकल इशू के तौर पे इस्तेमाल किया है। जिस तरह आप अपने रिलीजन का चूरन बेचते हैं, जिस तरह आप हर 10 साल बाद जिहाद का टीका लगाते हैं कौम को, इसी तरह उसका आप फलस्तीन का नाम लेके पैसे बनाते हैं, चीजें करते हैं, इमोशंस के साथ खेलते हैं। इतने गर्म फलस्तीनी नहीं है इजराइल के खिलाफ जितने आप गर्म हो जाते हैं। तो ये उनका अपना प्रॉब्लम है। हाँ, MBS जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका के साथ, अपनी सिविल एटॉमिक टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, अपना वो एग्रीमेंट चाहते हैं जिस तरह का जर्मनी और जापान के साथ है, वो किस तरह उसमें कामयाब होते हैं। क्योंकि इस वक्त MBS इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। उन्होंने अगले दिन फॉक्स पे इंटरव्यू दिया, मैंने उसको 2 दफा रिवाइंड करके सुना। वेरी इंटेलिजेंट मैन, ही इज नेगोशिएटिंग विद चाइना। उनका जो एक विजन है 2030 का आफ्टर ऑयल, उसमें वो समझते हैं अगर उस साइड पे जाए तो चाइना की जरूरत है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि अगर इजराइल के साथ आए तो अमेरिका के साथ आए, तो वो सिक्योरिटीज चाहते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी चाहते हैं और कई चीज चाहते हैं। बट ही इज डिटरमिन्ड फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ सऊदी अरेबिया। मुल्की इंटरेस्ट को देख रहे हैं। काश मेरे मुल्क के अंदर भी लोग मुल्की इंटरेस्ट को देखें, अपने नेशनल इंटरेस्ट की बेस पर डिसीजन। तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि एस जयशंकर वो मतलब कि व्यक्ति हैं जिसने पाकिस्तान से लेके वैसे वो अमेरिका और यूरोप तक अपना और भारत का मतलब कि भारत का डंका बजवाया है भाई साहब अपनी शर्तों पर। भाई जयशंकर जो कहते हैं वही करते हैं भाई साहब। जयशंकर ने अगर मतलब कि जब वो बात कही थी ना कि भाई साहब वेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो भारत की प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई वेस्ट के प्रॉब्लम वो भारत की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि वेस्ट की प्रॉब्लम नॉट वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं है। वेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है, वो भारत की प्रॉब्लम नहीं है, वेस्ट की वो खुद की प्रॉब्लम है। जब भाई भारत ने
बेहिसाब मतलब कि तेल लेना शुरू कर दिया था भाई रशिया से। तो भाई ये वही वेस्ट है जिसने बोलना शुरू कर दिया था कि भाई भारत तो फंडिंग कर रहा है, भारत तो फंडिंग कर रहा है भाई, वॉर में फंडिंग कर रहा है भाई, भारत वॉर में फंडिंग कर रहा है। जो मतलब कि वॉर छिड़ी मतलब कि जो मतलब कि अटैक कर दिया था ना, क्या बोलते हैं, यूक्रेन से साथ में वॉर चलनी शुरू हो गई थी भाई जिस टाइम पे 2021-22 के करीब में, 2020-21-22 के करीब में ये वॉर जो छिड़ी थी। तो भाई यूक्रेन की, उसमें भाई साहब भारत को बहुत ज़्यादा लपेटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भाई उस टाइम से ही लेकर भाई अब तक भाई साहब जयशंकर जी ने इस तरीके से भाई साहब डिप्लोमेसी को चलाया ना, बाएं हाथ का खेल बना दिया भाई डिप्लोमेसी को भाई साहब। क्योंकि भाई साहब मतलब कि वो इतने पढ़े लिखे हैं, और भाई साहब चाइना में भी मतलब कि एम्बेसडर रह चुके हैं, मतलब कि और भी बड़े बड़े देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं। उनको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी का मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही फाइनेस्ट मतलब कि फाइनेस्ट पर्सन कहेंगे ना, मतलब कि डिप्लोमेसी में मतलब बहुत ही फाइनेस्ट पर्सन भाई साहब, ठीक है। वो मतलब कि भाई अमेरिका के मतलब कि डिप्लोमेट्स बैठे होते तो भाई उन्हीं को ही मतलब कि बैठ के ठोक देते हैं भाई साहब, मतलब कि अपनी बातों से ठोक देते हैं, ठीक है भाई। मतलब कि उनकी बातों में इतना जोर पड़ता है ना कि भाई पूरी दुनिया के मतलब कि बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स उनकी बातों को छापते हैं, ठीक है। जयशंकर का डंका तो भाई पाकिस्तान में अलग बजता है भाई, पाकिस्तान में अलग डंका बजता है जयशंकर का भाई साहब। ये पाकिस्तानी काँपते हैं जयशंकर जब मतलब जयशंकर जी बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर एस जयशंकर भाई साहब ऐसे नहीं बन गया, मतलब कि सबसे पहली बात तो भाई वो अब बने कैसे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इस पर एनालाइज़ करना चाहिए भाई साहब वो बने कैसे हैं, ठीक है। मतलब कि भाई वो इतनी डिप्लोमेसी में काम कर चुके हैं और इतना भाई उनको एक्सपीरियंस है, तो उस वजह से बीजेपी ने उनको अपना नेता बनाया, ठीक है भाई साहब। उनको मतलब कि भाई नेता इस तरीके का बना रखा है, उनको कोई चुनाव भी लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। उनको मतलब कि हाँ चलो रैली वगैरह में ले जाते हैं उनको, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन भाई उनको इतना झंझट नहीं है चुनाव लड़ने का, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक पर्सन है, नॉट अ पॉलिटिशियन। एक तरीके से वो पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन वो आप बन चुके हैं फुल टाइम पॉलिटिशियन। बनना चाहिए यार भाई, आगे बढ़ने की बात है भाई साहब। जब तुम्हारे अंदर काबिलियत है, इतना दिमाग है, तो भाई उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली भाई बीजेपी, तो क्या गलत कर रहा है, ठीक है। वैसे वो इतने सही इंसान है, मतलब कि भाई मतलब कि दूसरा टर्म मिला उनको भाई, क्या बोलते हैं ये जयशंकर, मतलब कि उनको दूसरा टर्म मिला है फॉरेन मिनिस्टर बनने का, भारत का भाई साहब, भारत का फॉरेन मिनिस्टर बनने का। ये जो मतलब कि ये जो मिलती है ना ये चीज़ भाई बहुत तगड़ी चीज़ है भाई साहब। क्योंकि भाई जिस फॉरेन ऑफिस में ये मतलब कि फॉरेन ऑफिस से, भारत के फॉरेन ऑफिस से भाई ये एम्बेसडर बनते हैं, एम्बेसडर बने थे, उसी फॉरेन ऑफिस को संभालना भाई कितनी गर्व की बात होगी, ठीक है भाई। और मतलब कि उस तरीके से उन्होंने संभाला भी है, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तान में तो मतलब कि भाई पाकिस्तान में तो भाई साहब बुकें लिखी जाती हैं इनके नाम पे कि भाई साहब ये क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे डिप्लोमेसी चलाते हैं, ठीक है भाई साहब। तो भाई मतलब कि जो अभी मतलब कि जो हाल ही में एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान को दलाल नेशन कहा था ना, वो कुछ मतलब कि ये मतलब कि ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में आकर नहीं बोल दिया था भाई साहब कि भारत पाकिस्तान से फ्रस्ट्रेशन हो रही है। भाई पाकिस्तान से हमें फ्रस्ट्रेशन किस बात की होगी भाई, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या भाई साहब भारत से ऊपर चली गई है, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या दूसरों को टक्कर दे रही है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में सबसे आगे निकल गया है, पाकिस्तान के मतलब कि नए नए मॉडल्स निकाल रहा है इकोनॉमिक्स के, क्या पाकिस्तान के मतलब कि रिफॉर्म्स कर रहा है अपनी इकोनॉमी को, मतलब कि भाई साहब अपने इंस्टीट्यूशन को वगैरह को रिफॉर्म कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा भाई वो। तो भाई उसको मतलब कि उससे डर किस बात का है भाई, भारत को किस बात का मतलब ये खौफ होगा। अगर दलाल नेशन का है तो भाई उसको उसकी एक बात थी, मतलब कि भाई वो कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि भाई पाकिस्तान जो है मतलब कि कमीशन खाता है, हर जगह से कमीशन खाता है। अमेरिका से कमीशन खा लिया, ईरान से कमीशन खा लिया, गल्फ के नेशन से कमीशन खा लिया, ठीक है भाई साहब। अपनी स्ट्रेटेजी लोकेशन बेचते हो, हर जगह बेचते हो भाई साहब। अपनी स्ट्रेटेजी लोकेशन इतनी भी मत बेचो कि भाई साहब मतलब कि सब्जी मंडी बन जाए, हर कोई पैसे दे और उसके बाद अपना काम निकलवाए, और दूसरे जो लोग हैं मतलब कोई आए और बंदा किसी अटैक करने लग जाए तुम्हारी लोकेशन से, उसके बाद तुम्हारे दुश्मन बनते जाएं। ये पाकिस्तानी नहीं समझ रहे हैं भाई साहब, ये जो मतलब कि पूरी दुनिया को सिक्योरिटी बांटते फिर रहे हैं, ठीक है भाई साहब। एक तरफ भारत भाई इकोनॉमिक्स पे काम कर रहा है, ठीक है भाई साहब, और ये दूसरी तरफ भाई साहब ये दुनिया को सिक्योरिटी बांटते फिर रहे हैं भाई साहब। मतलब कि ये मतलब कि अलग ही मतलब कि इनकी चलती है भाई सिस्टम, ठीक है। ये मतलब कि भाई इनको समझ नहीं आता कि भाई साहब कि मतलब कि सिक्योरिटी बांटने से भाई साहब तुम जंग करवा के उनको बढ़ावा दे के तुम भाई अपनी इकोनॉमी नहीं चला सकते हो। साफ बात तो यही है, ठीक है भाई साहब। सबसे बड़ी बात तो यही है भाई साहब, इन्हें रिलेशनशिप स्थापित करने चाहिए गल्फ नेशन से भाई। अगर तुम भाई वैसे भाईचारा निभाते हो ना कि भाई साहब मैं मुसलमान तो तू ही मुसलमान, ला डोलर निकाल, ये चीज़ हटा देनी चाहिए भाई साहब। अब भाई तुम्हें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है भाई साहब, हर चीज़ करनी चाहिए। मतलब एक हिसाब को सुनाता हूँ कि भाई मतलब कि भाई अभी पाकिस्तान में क्राइसिस आया था, मतलब 2-3 साल पहले की बात है, जब क्या बोलते हैं इमरान खान क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री था, तो भाई उस टाइम पे क्राइसिस आया था। तो भाई
क्या बोलते हैं, सऊदी अरेबिया ने भाई इनके पास में चावल भेजे थे। और भाई पाकिस्तान जो है चावल इतना उगाता है, बहुत उगाता है, लेकिन भाई साहब इनके अंदर इतनी जो ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होती है ना, इतनी सब चीज़ों की भाई साहब सब खा पी जाते हैं ये। मतलब कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, ठीक है। और भाई इनको इंपोर्ट करवाना पड़ता है चावल वगैरह, गेहूं तक ये इंपोर्ट करवाते हैं। तो भाई क्या शर्म से डूब तुलने वाली बात है भाई साहब। सऊदी अरेबिया से तुम मंगवा रहे हो, सऊदी अरेबिया भीख में दे रहा है तुमको भाई साहब। ये मतलब कि कितना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब कि कंसर्न होगा भाई साहब इनके लिए। सिक्योरिटी तो छोड़ो, कंसर्न कितना बड़ा होगा कि भाई साहब इन्हें एग्रीकल्चर स्टेट होने के बावजूद भी भाई साहब ये भीख मांगते हैं। सिर्फ चावलों की भीख मांग रहे हैं, गेहूँ की भीख मांग रहे हैं। तो मतलब कि भीख से तुम कब तक अपनी कंट्री चला दोगे भाई। ये मतलब कि इनकी आवाम भी तो भाई चूरन चाहती है भाई साहब। चूरन मतलब कि लाहौरी चूरन जो होता है ना, इनकी आवाम भी तो लाहौरी चूरन चाहती है। जब चाहे कह देते हैं कि भारत आ जाएगा खा जाएगा भाई, भारत आ जाएगा खा जाएगा। बस इसी बात पे भाई साहब अभी तक इन्होंने इतने साल निकाल दिए। आगे कितने साल कैसे निकलेंगे भाई साहब। जैसे एजेंसी का प्रोटेस्ट हुआ था ना नेपाल में, पाकिस्तान में होना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो प्रोटेस्ट करवाया था भाई इमरान खान ने, लेकिन भाई साहब उसके टांगे तोड़ के भाई साहब उसको जेल में डाल रखा है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।